नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दावते इफ्तार का और खासकर राजनीतिक दावते इफ्तार का दौर शुरू हो गया है। लेकिन एक तरफ दावते इफ्तार हो रही है रमजान के पाक महीने में, होनी भी चाहिए। लेकिन राजनेताओं का पहला काम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना है, खासकर वो लोग जो सत्ता में है। पटना में क्या हो रहा है, बाकी बिहार की बात छोड़िए, बिहार की राजधानी में क्या हो रहा है। देश की राजधानी से खबरें आ रही है, सुप्रीम कोर्ट उस फुटेज को अपलोड करवा रहा है कि एक जज के बंगले के प्रेमाइसेज के भीतर से जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। वहीं पटना में दनादन गोलियां चल रही है और गोलियों से अस्पताल की संचालक डॉक्टर को गोली मारकर उसकी जीवन लीला का अंत कर दिया जा रहा है। यही सुशासन बाबू का राज है। एक तरफ सुशासन बाबू का राज पटना में और दूसरी तरफ केंद्र में राज उनका जो सुशासन बाबू को लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं। और हो क्या रहा है दिल्ली में, वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन आज चर्चा पटना की, पटना और बिहार की चर्चा कि आखिर बिहार की सियासत जहां एक तरफ बहुत ही गर्म है इस मुद्दे को लेकर कि क्या एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगा, संभावना क्षीण होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो यूएसपी रही है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उनका चिर परिचित तकिया कलाम, क्या अब बिहार में वो अपना असर खोता जा रहा है। इसी मुद्दे के साथ हम आज चर्चा शुरू करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ रोज की तरह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। और सवाल पूछने के पहले, आज लगता है ऐसा कि पत्रकार के शरीर में किसी की आत्मा प्रवेश नहीं करती है, किसी राजनीतिक दल की, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ऋषि जी के अटायर से साफ साफ दिखाई दे रहा है, शर्ट तो इनका लाल झंडे का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन हरे झंडे का प्रतिनिधित्व जो है वो इनकी सदरी कर रही है। अब बताइए क्या लगता है, शर्ट और सदरी आपका जो है ये कौन सा महागठबंधन बना रहे हैं आप? रंग को किसी विचारधारा, किसी पार्टी तक सीमित रखना मैं समझता हूं उचित नहीं है। हम्म। और ये यदि कोई समझता हो कि ये रंग इसी पार्टी का है हम्म। तो ये मैं उचित नहीं मानता हूं। देखिए, रंगों को बांटने की जरूरत नहीं है। हर रंग का अपना अपना खूबसूरती है। हिंदुस्तान वो गुलिस्ता है जहाँ सभी फूलों का, सभी रंगों का अपना अपना महत्व है। और रंगों को कपड़े तक रहने दीजिए, राजनीति में मत घसीटिए। हम्म। हाँ, हर पार्टी का अपना अपना एक फ्लैग है, उसका अच्छा रंग चलिए, ठीक है, किसी आपकी खास भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम भी तो से जुड़ा ब्लू पहन हुआ के है। बैठे हुए हैं, बस एक ही कलर हम पहने हैं, आप दो दो कलर जो है एक साथ पहने हुए हैं। होली के बाद भी इतना कलरफुल दिख रहा है न्यूज लॉन्चर, दो पत्रकार तीन 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 रंगों के साथ। खैर, अब ये बताइए कि बिहार में रंगों का त्योहार बीतने के बाद ये कौन इस तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है कि पटना में एक डॉक्टर की जीवन लीला समाप्त कर दी गई, दनादन 7 गोलियां कहा जा रहा है कि दाग दिया गया। क्या हो रहा है इस तरह से? कभी और कहीं से सबसे खबर बड़ी आती है, बात, कभी कहीं से खबर आती है। अब ये खबर डॉक्टर की आ गई। ये जंगल राज के क्या नीतीश कुमार 2005 के पहले का जिक्र करते हैं कि 5 के पहले कुछ था जी। बिल्कुल सही है, 5 के पहले के हालात को 5 से 10 के दरमियान नीतीश कुमार ने सुधारा था। लेकिन आज जो हो रहा देखिए है वो है क्या? देखिए अभिषेक जी, लालू राबड़ी कार्यकाल को नीतीश कुमार के कार्यकाल यानी एनडीए के कार्यकाल से तुलना करना मैं उचित नहीं समझता हूं। इस बात का क्रेडिट आपको देना होगा नीतीश कुमार को कि बिहार से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है। हम्म। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है बिहार की। और क्राइम तो आप भी देख रहे हैं कि ठीक है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि लालू राबड़ी कार्यकाल को आप यदि जंगल राज कहते हैं तो क्या जो इन दिनों जो घटना हो रही है उनको मंगल राज कहा जाए। यदि एनडीए इसको मंगल राज कहती है तो मंगल राज के कार्यकाल में ये हो रहा है। नो डाउट क्राइम हो रहे हैं। पटना में जो घटना हुई है, आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हम्म। हॉस्पिटल संचालक की पत्नी जो स्वयं डॉक्टर थी, हाँ, उनको
हॉस्पिटल में घुस जीवन लीला के समाप्त कर दी और गई। और 6-7 गोलियां दाग दिया गया और उनके जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। ये अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाता है, वो भी राज्य के राजधानी, वो भी एक हॉस्पिटल के अंदर राह चलते हुए कोई क्राइम हो जाए तो अलग बात है। आप किसी के घर में घुस के या किसी हॉस्पिटल में घुस के या किसी संस्था में घुस के किसी को सरेआम आप गोली मार दें तो ये सवाल तो उठता है। लेकिन यह कहना, कई ऐसे पत्रकार हैं जब एनालिसिस करते हैं तो आपको ईमानदारी रूप से एनालिसिस करना होगा। लालू राबड़ी के कार्यकाल को देखिए, सरेआम डॉक्टर को उठा लिए जाते थे। अब डॉक्टर उठाने वाले, हालांकि अभी डॉक्टर उठाने वाले लोग जो हैं अभी हालांकि एनडीए में ही हैं, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे, जिन पे आरोप लगा था। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो थे, आरोप लगा था, जिन पे आरोप लगा था वो एनडीए में सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार से आपने शिल्पी गौतम कांड आपको याद होगा कि कैसे अहले सुबह सबको पता था। उस बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया, उस लड़के शिल्पी और गौतम का दाह संस्कार कर दिया गया, उनके परिजनों तक को अंतिम दर्शन करने नहीं दिया गया। क्या ऐसी मजबूरी थी? एक आईएएस की पत्नी के साथ एक क्या हुआ? जी बिल्कुल सही कहा आपने, दुष्कर्म हुआ घटना है, राजद के विधायक के बेटे पे आरोप लगे थे, चंपा विश्वास, आपको याद हो? तो तमाम चीजें हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, रणवीर सेना नहीं, अब उसको छोड़िए, वो पुरानी कहानी छोड़िए। कब तक नीतीश कुमार जी से लड़ते हम लोग लड़ते रहेंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आपके बात से सहमत नहीं हूँ। क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम और क्राइम में अंतर है। ऑर्गेनाइज क्राइम बता दीजिए कितने आप गैंगवार आपने इन दिनों देखा है कि दो बड़े गैंग में मतलब क्लैश हुआ हो, इधर से भी विकेट गिरे हो, उधर से भी विकेट गिरे हो। ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार से खत्म हो गया है, लेकिन शराबबंदी के कारण और शराब जो नेक्सस में जो गैंग ऑपरेट करते हैं उनके बीच में जो क्लैश होता है, शराबबंदी के कारण अब शराब उतनी आसानी से मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत कॉस्टली मिलता है जी। तो उसके कारण जो सूखा गैंग है, मतलब सूखा नशा जो करते हैं, वो गैंग जो है छोटे मोटे पैसों के लिए 500, 1000, 2000 के लिए किसी को गोली मार देना, किसी का चैन छीन लेना, किसी का बाइक छीन लेना। नहीं तो ऋषि जी, ये एक बात इन बताइए चीजों ना, पे नीतीश कुमार चुनावी साल में क्या यही यूएसपी लेके जाएंगे चुनाव लड़ने? मैं कंप्लीट कर लूं। इन चीजों पे अंकुश लगाना होगा, लेकिन सवाल ये भी नीतीश कुमार पे उठता है कि एक तरफ आप सुशासन बाबू हैं और सुशासन बाबू के राज्य में, राज्य के राजधानी में चर्चित एक हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल के को ऑनर जो खुद डॉक्टर थी, उनको सरेआम गोली मार दिया गया। ये अपने आप में सवाल है। हालांकि मैं आज भी मानता हूं यदि क्राइम हो रहे हैं तो उस क्राइम का उद्भेदन भी हो रहा है और जवाब भी दिया जा रहा है। आपको तनिष्क शोरूम आरा में तनिष्क शोरूम को लूट लिया गया, ये खबर आपको आपके संज्ञान में होगा। 25 करोड़ से अधिक की राशि लूट ली गई। उस घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें से कल 1 या 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ है। तो बिहार पुलिस जवाब दे रही है। और मैं एक बात बता दूं, वर्तमान में जो बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, बहुत ही सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं। लेकिन राज्य सरकार को भी होगा कि आपने तो सख्त और ईमानदार अधिकारी को टॉप मोस्ट पद पे आसीन कर दिया, लेकिन क्या आप फ्री हैंड उनको देते हैं? फील्ड में जो पोस्टिंग होती है, मैं खत्म कर रहा हूं, फील्ड में जो पोस्टिंग होती है अभिषेक जी, उसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। डीजीपी के दिशा निर्देश के और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर फील्ड में ऐसे अधिकारियों को पोस्टिंग करें जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं जी। अच्छा ऋषि जी, ये बताइए, इन सब के बीच, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर हमने चर्चा की और निश्चित तौर पर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो नहीं है जो 2005 से 10 के बीच थी, इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसी बीच दावते इफ्तार का दौर भी शुरू हो गया है।
सभी जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं वो अपना 1 महीने का बेहद पाक महीना माना जाता है, बेहद पवित्र महीना, जिसमें अपना वो धार्मिक जो उनके रिचुअल्स हैं उसे उन्हें करते हैं। मैं भी एक आध बार 2-3 दिनों तक रोज़ा रहा हूँ, तो मुझे अनुभव है कि कितना मतलब कि कितने ज़्यादा सहनशीलता की ज़रूरत होती है। राजनीतिक रोज़ा इफ्तार भी शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री का रोज़ा इफ्तार है और इमारते सरिया पटना, जहाँ नीतीश कुमार अक्सर जाते भी रहे हैं, इमारते सरिया ने नीतीश कुमार के रोज़ा इफ्तार के बहिष्कार की घोषणा की है, बायकॉट की अपील की है। जबकि इमारतें सरिया की पहचान रही है कि भाजपा के साथ रहने के बावजूद नीतीश कुमार के अच्छे कार्यों को सराहा है। क्या लगता है ये नौबत वक्फ बोर्ड को लेकर जो आई है, अब नीतीश कुमार के सामने राजनीतिक तौर पर परिस्थितियां दोनों तरफ से जा रही है, क्योंकि सवर्ण वोटों का उन्हें भरोसा नहीं है अपनी सीटों पर, अकलियत पसमानदा के जिन वोटों का भरोसा है खासकर महिलाओं के, उन पर भी एक तरह से ग्रहण लगता दिख रहा है। महादलित वोटों में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर नीतीश कुमार अपने समूचे जनाधार को गंवाते चले जाएंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड वाले मामले में जो जेडीयू का स्टैंड रहा, ललन सिंह का आपने बयान देखा पार्लियामेंट में, जेडीयू का स्टैंड रहा, तो उससे कहीं न कहीं नाराजगी बढ़ी है। और खासकर जब जेडीयू बीजेपी की सरकार है बिहार में, केंद्र में सरकार है, उसके बाद आप देख लीजिए, हालांकि यदि आप इस 5 साल के कार्यकाल को यदि माइनस करके बाकी का एनालिसिस करें, तो नीतीश कुमार का कहीं न कहीं सरकार पे ग्रिप रहा है। नीतीश कुमार जैसे चाहते थे वैसे सरकार चलती थी। और ऐसे बयानों जो अब दिए जाते हैं, जैसे बचौल जैसे विधायक बयान देते हैं, या 1-2 ऐसे और विधायक हैं बीजेपी के जो खासकर इस मोर्चे पे, इस बिंदु पे जो बयान देते हैं। जैसे बचौल ने होली में मुसलमानों के लिए कहा कि आप घर से मत निकलिए। अन्य अन्य बयान देख लीजिए, गिरिराज सिंह का बयान देख लीजिए। तो उसमें जेडीयू का जो स्टैंड है इन दिनों, पहले की तुलना में मुझे लगता है कि अप्रोच उनका कमजोर हुआ है। जैसे बचौल ने बयान दिया, नीतीश कुमार को एक स्टैंड लेना चाहिए था। वक्फ बोर्ड मामले में नीतीश कुमार को स्टैंड लेना चाहिए था कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन इस मामले में मेरा स्टैंड ये है। और आपने देखा भी होगा कि पूर्व में चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या तमाम ऐसे विषय आए हों, तो उसमें जेडीयू ने अपना स्टैंड अलग लिया था। तो इन दिनों ये मानना होगा कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं, पहले वाले नीतीश कुमार जो मजबूत नीतीश कुमार, एक अपने स्टैंड के लिए जाने वाले नीतीश कुमार, उस अप्रोच में कहीं न कहीं कमी आई है। तो उसका नुकसान मुझे लगता है नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। खासकर जैसे आपने कहा, पसमानदा मुसलमान जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता था, और पसमानदा में भी जो महिला है, एक तरह से नीतीश कुमार का तो एकदम सॉलिड वोट था, उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं सेंध लगती हुई नजर आ रही है। और इसी का परिणाम है कि आज जो उन्होंने जो इफ्तार पार्टी दी है, उसमें कई मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार किया है। ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जो ट्रिपल सी का जो स्टैंडर्ड है, मापदंड है, वो कहीं न कहीं कमजोर होता हुआ दिखता है। जी। अच्छा, एक चीज और है बिहार की राजनीति की। कल उनके यहाँ पहली बार देखा जा रहा है कि लालू यादव की इफ्तार पार्टी के मेजबान लालू यादव है, लेकिन मेजबानी वो अपने घर पर नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पे कर रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी नीतीश कुमार के दोस्तों में शुमार होते हैं, और जब से अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर इफ्तार की खबरें आई है कि लालू यादव के इफ्तार की मेजबानी सिद्दीकी साहब करेंगे, उसके बाद से राजनीतिक हलचल भी तेज है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। और मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार को औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी, उस इफ्तार पार्टी के लिए। वैसे इफ्तार का निमंत्रण तो स्वाभाविक है, तेजस्वी यादव को भी नीतीश कुमार के यहाँ से गया होगा। तो नीतीश कुमार के लिए क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ दावत इफ्तार की गई, या कोई और कारण है जिसकी वजह से अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ किया गया? ये पहला मौका दिखाई दे रहा है। कम से कम मेरी जानकारी में, आपकी जानकारी में कोई और ऐसा मौका हो कि लालू यादव ने अपने घर पर मौका छोड़ा हो मेजबानी का, ये हो तो जरूर बताइए, मुझे तो याद नहीं आ रहा। देखिए, नीतीश कुमार ऐसे, यदि आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के यहाँ नहीं जाते हैं। चर्चा ये थी कि सुबह से तमाम पत्रकार, तमाम राजनीतिक गलियारों में, पत्रकारों के बीच में, तमाम नेताओं के बीच में, पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उनके बीच में चर्चा थी कि तेजस्वी यादव आज नीतीश कुमार के
यहाँ आयोजित इफ्तार पार्टी में जाएंगे। अब गए हैं नहीं गए, 6 अभी बज रहा है। हाँ जब हम लोग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि राजद ने जो स्टैंड लिया है, जो मुस्लिम संगठनों ने जो एक तरह से बहिष्कार किया है नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का, उसका स्वागत राजद ने की है। अब राजद दिखाने के लिए की है, एक होता है कि कुछ दिखाना होता है, कुछ छिपाना होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप यदि देखें तो जनरली इफ्तार पार्टी जो राजद देती है वो लालू राबड़ी जी के आवास पे अक्सर हुआ करता था। लेकिन इन दिनों रोड पर एक एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ इफ्तार पार्टी राजद कर रही है, जो राजद के नेता तो है ही, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी मित्र हैं। और कुछ समय पहले तो ये भी चर्चा था कि अब जब अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए कि वो जेडीयू में भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अरे 2015 में में जेडीयू के लोग आज भी कहते हैं कि लालू यादव ने कथित तौर पर हामी भरी थी कि अगर सरकार बनी महागठबंधन की तो राजद कोटे से अब्दुल बारी सिद्दीकी डिप्टी सीएम होंगे। कथित तौर पर यह वादा नीतीश कुमार ने लालू यादव से लिया था, लेकिन जब सरकार बनने की बारी आई तो तेजस्वी यादव में यह भी कहा जाता है कि इतने प्रिय है नीतीश कुमार को अब्दुल बारी सिद्दीकी। एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी पार्टी जो व्यक्तिवादी पार्टी है, जो एक परिवार की पार्टी है, ऐसे कौम के व्यक्ति को कभी डिप्टी सीएम नहीं बनाएगा जो कौम पॉलिटिकली बहुत ही चार्ज अप होती है। एक बार अब्दुल बारी सिद्दीकी डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो न लालू की इतनी हैसियत है, न तेजस्वी यादव की हैसियत है कि उनको रिप्लेस कर दे। यदि रिप्लेस करेंगे तो उस कौम का को भाजन बनना पड़ेगा। तो नहीं, लेकिन वो पुल तो बन सकते हैं ना, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच वो सेतु तो बन सकते हैं। पुल देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ही कहा, ऐसे व्यक्ति के यहाँ राजद इफ्तार पार्टी दे रही है जो नीतीश कुमार के भी मित्र हैं और राजद के नेता भी हैं। दोनों से एक सोच के भी हैं, समाजवादी सोच के हैं, उसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम लोगों का जो नजर ये बना हुआ है कि कल नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में, यानी राजद का जो इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पे होने जा रही है, उसमें शिरकत करते हैं या नहीं करते हैं। यदि शिरकत करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, लालू नीतीश दोनों भाई समान मित्र से बातचीत होती है या नहीं होती है, चाचा भतीजा में बातचीत होती है नहीं होती है, एक दूसरे को खजूर खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। भतीजा से तो रोज मुलाकात होती है असेंबली में, भतीजा की छोड़िए। नहीं, अरे भैया, खजूर खिलाते हुए, वो गला मिलते हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, तो देखना होगा ना। तो देखिए, इंतजार कीजिए सबकी नजर है कल पर, कल की इफ्तार पार्टी पर सबकी नजर है कि सिद्दीकी साहब के घर से क्या निकलता है। लेकिन इन सब के बीच पोस्टर अलग अलग आ रहे हैं राजद की तरफ से। राजद और जदयू के प्रवक्ता ये वाक युद्ध खूब कर रहे हैं। ये एक ऐसा वाक युद्ध दिखाई दे रहा है जैसे दिखता था क्रिकेट के मैदान में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच, और कपिल शर्मा शो में एक अलग ही दोस्ती दिखती है दोनों में कि अरे दोनों होटल में कैसे खाते थे एक साथ जाकर के, एक ही होटल में एक ही साथ निकलते थे खाने के लिए। जैसे आप बचपन में, सुनिए, जैसे आप बचपन में कुछ घर के बाहर बदमाशी कर रहे हैं और आपके पापा चाचा या सुन रहे हैं कि अभिषेक जो है बदमाशी कर रहा है, लेकिन कभी कभी गार्जियन क्या करते हैं कि मौन समर्थन दे देते हैं, नहीं चाहते हुए मौन समर्थन दे देते हैं। उसी प्रकार कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर जो लगाया गया है, जिसमें कल खलनायक या तमाम चीजें नीतीश कुमार को बताया गया, जिसमें बचौल का फोटो था, एक उनका गोपाल मंडल का फोटो था, ऊपर बड़ा सा फोटो नीतीश कुमार का था। तो ना चाहते हुए भी तेजस्वी ने मौन समर्थन दे दिया, भाई लगा लिया तो लगा लो, हटाओ मत। लेकिन ऐसे पोस्टरों का राजनीति में कोई महत्व नहीं होता है। आज नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल दे दें, ग्रीन सिग्नल दे भी दिए होंगे, पर्दे के पीछे क्या खेल होता है कहा नहीं जा सकता, राजनीति में कब क्या हो जाए। तो इन पोस्टरों और इन बयानों पे मत जाइए, और जो भी पत्रकार इन पोस्टर और बयानों पे जाते हैं तो फिर उनकी पत्रकारिता पे मुझे मतलब एक तरह से बहुत लोग चले गए थे। मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट पर जो बयान दिया था, जो रैली में अमित शाह ने जो कहा था कि लल्लन बाबू और नीतीश बाबू आपके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब दरवाजा भी खुल गया, खिड़की भी खुल गया, स्वागत की तैयारी भी हो गई, पगड़ी भी खुल गया, दरवाजा ही नहीं खुला, पगड़ी भी खुल गई। एक लाइन हमेशा आप बोलते हैं, छोड़ दिए, भारत माता की जय, वो छोड़ दिया। तो ऐसे बयानों का, ऐसे पोस्टरबाजियों का कोई महत्व नहीं है। जब सिग्नल मिलेगा
स्वागत के लिए लालू खड़े होंगे और स्वागत दूसरी तरफ स्वागत के लिए गले मिलने के लिए नीतीश कुमार खड़े होंगे। तो ऐसे बयानबाजी को कोई महत्व नहीं है। एक खबर ये है, हालांकि ये कल्पना भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, नीतीश कुमार नए समीकरण की तरफ सोच रहे हैं। अब मैं पूरा आपको क्लियर नहीं करूंगा। कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि निशांत सीएम होंगे, फन्ना सीएम होंगे, ये होंगे नीतीश कुमार के परिवार से ही सीएम या डिप्टी सीएम, जैसा समझौता होगा। मैं आज कह रहा हूं जेडीयू विधायकों की संख्या अधिक होगी तो जेडीयू का ही सीएम होगा, वो भी नीतीश कुमार के परिवार का ही सीएम होगा। आज का डेट नोट कर लीजिए। यदि जेडीयू की संख्या कम होती है विधायकों की और उधर लालू यादव मान जाते हैं, तब भी सीएम नीतीश कुमार के परिवार से ही होगा। और यदि लालू यादव नहीं मानते हैं, तब जेडीयू बीजेपी के साथ रहती है, तो फिर भी डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के परिवार से ही होगा। और वो निशांत नहीं होंगे, कोई और होगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। चलिए देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अभी नीतीश कुमार के परिवार के हिस्सा नहीं बने हैं, बनने वाले हैं। मतलब ऋषि जी, आप जो बात कह रहे हैं उससे एक बात तो साफ दिखती है कि नीतीश कुमार चुनाव के पहले या चुनाव के बाद कभी भी जिसके साथ चाहे उसके साथ सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र है। यही कह रहे हैं। मैंने तीन ऑप्शन दे दिया। जेडीयू की विधायकों की संख्या अधिक होगी। नहीं, हम उस ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं। मेरा सवाल वो नहीं है, समझ गए आपका सवाल, हमारे दर्शक भी समझ गए। मेरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार जिसके साथ चाहे उसके साथ सरकार बना सकते हैं, ये स्थिति बनी रहेगी आगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप 17-18% का आरक्षण कहां से लाएंगे? ठीक है, राजेश राम को आपने अध्यक्ष बना दिया है। राजेश राम वाले जो नैरेटिव है उसको यदि कांग्रेस और राजद ठीक ठाक ढंग से नहीं लेके चलती है तो वो समाज का वोट आपको नहीं मिलेगा। तो यदि 32-33% के आसपास रह जाइएगा तो फिर आप एनडीए का कहां टक्कर दे पाइएगा? इस स्थिति में तो फिर राजद को भी 60-65 सीट आ जाएगा, नीतीश कुमार के भी 60-70 सीट आ जाएंगे, 50-60 बीजेपी के आ जाएंगे। तो जैसे ही 50 से ऊपर रहेगी, फिर खेला हो जाएगा। नहीं, फिर जहां थे बिहार की राजनीति जहां फंसी हुई थी कि चाहे जो नीतीश कुमार को ही स्वीकार करना होगा। ये नीतीश कुमार का जो फुटेज चलाया जाता है कि राजगान में ये कर दिए, महिलाओं के लिए बोल दिए, सब ठीक है। 17% कहां से लाइएगा? वो तो नीतीश कुमार के साथ है, वो तो चाहिए ना आपको। चलिए ऋषि जी, समय कम है, इस कार्यक्रम को हम यही वाइंड अप करते हैं। बिहार की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। नए समीकरणों की तरफ नीतीश कुमार जा रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो समीकरण गठबंधन परिवर्तन कराएगा या जेडीयू के अंदर से कोई बहुत बड़े खेल की गुंजाइश को तय करेगा, ये आने वाले चंद हफ्तों में आपके सामने आ जाएगा कि हो क्या रहा है। फिलहाल आज नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, जिसका इमारत शरिया ने और जमीयत उलेमा हिंद ने बहिष्कार किया है, बायकॉट किया है, और अभी अभी खबर आ रही है कि इफ्तार पार्टी में सब लोग को बाहर मोबाइल जमा करा देने की भी खबरें हैं कि अंदर से फोटो वगैरह नहीं खींची जाएगी। खैर, अब ये सब खबरें भी आ रही है। अब उसके बाद की स्थिति में एक मिनट ये पर्दे के आप जो कह रहे हैं मोबाइल बाहर रखवा ली गई है, तो बैक गेट से तेजस्वी यादव तो नहीं आ रहे हैं? इस बात का तस्दीक कर लीजिएगा। मोबाइल मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली में हूं, आपने जो खबर ये दी है कि मोबाइल रखवा लिया गया है, और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो घर का जो स्ट्रक्चर है उसमें पीछे से आने जाने का भी रास्ता है। हाँ, तो क्या पीछे के रास्ते से आवास के पास, अब पीछे के रास्ते से तेजस्वी यादव टहलते हुए तो नहीं आ रहे हैं? क्या है, क्यों रखवाया गया भाई? आईपीआरडी या जनता दल यूनाइटेड के लोग, उनका अपना कैमरा टीम तो रहेगा ही अंदर। जितनी फुटेज वो चाहेंगे बाहर देना, वो दे ही देंगे। अब उस फुटेज में तेजस्वी यादव यदि आते हैं, देखिए अगर तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, फोटो आए ना आए, खबर तो वहीं जाएगी, सार्वजनिक तौर पर आ जाएगी। कम से कम 1-1.5 लोग इफ्तार पार्टी में है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव आए और वो खबर दब जाए। 5 लोग जहां होते हैं वहां खबर नहीं दबती है। मनमोहन सिंह के घर में कौन कौन नेता थे जब नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने गए थे उनके घर संवेदना व्यक्त करने, वो खबर बाहर आ गई थी। तो भला जहां 500,000 लोग हैं वहां से खबर एक खबर और है। कल अखिलेश प्रसाद सिंह ने
दिल्ली से लौटने क्रम में पटना एयरपोर्ट पे शक्ति प्रदर्शन किया और जिस प्रकार से मतलब नाराबाजी हुई, तो मतलब क्या मतलब अखिलेश सिंह शेर हैं कि ये कौन सा नारा आप लगवा रहे थे? इससे नहीं, आपके चलिए कांग्रेस पार्टी आपका राजनीति नहीं, आपका राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। जैसे उनके बेटे आकाश जो हैं ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं, कि फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अपने पिता का ही राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। ये तमाम सामग्री जो है राहुल गांधी के यहाँ पहुंचाया, बहुत लोग पहुंचाने वाले होंगे कि देखिए आपने डिसीजन लिया है, उनके पुत्र इस पे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। नहीं भाई देखिए, हालांकि उनके आज पुत्र हालांकि आज राजेश राम ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पे चार्ज लिया है। चार्ज ले लिया है, चार्ज ले लिया है। अब हम्म, देखिए क्या गुल खिलाते हैं, कितना मजबूत कर पाते हैं पार्टी को। हालांकि अच्छे नेता हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं और एक खांटी कांग्रेसी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, एक बार नहीं उनका ये सज्जन मैं व्यक्ति खत्म है। करूंगा, मैं 2 सेकंड लेकर खत्म करूंगा। जब अशोक चौधरी कांग्रेस छोड़कर जेडीयू जाने लगे और अशोक चौधरी ने इनको कहा कि आप भी चलिए जेडीयू में, तो इन्होंने कहा सदाकत आश्रम में झाड़ू लगा लूंगा लेकिन कांग्रेस छोड़ के नहीं। तो ऐसे ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देनी चाहिए, चाहे वो राजेश राम हो या XYZ कोई। चलिए जी, चलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से तो दांव चल दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी खबर है, बिहार से 2 दर्जन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। 25 मार्च को दिल्ली में मुलाकात है राहुल गांधी के साथ। उसमें विधायक भी हैं, विधान पार्षद भी हैं, सांसद भी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जैसे हाल ही में भूतपूर्व हुए विधान पार्षद भी है। और चर्चा यही चल रही है कि प्रेमचंद मिश्रा को बिहार कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और प्रेमचंद मिश्रा को अध्यक्ष बना करके एक सोशल मैसेज दिया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी सवर्णों का भी ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपने दलित सवर्ण समीकरण को लेकर के बेहद गंभीर है और साथ साथ ओबीसी और जाति जनगणना की बात तो वो कर ही रहे हैं। तो सर्व समाज का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट कर सकती है। नजर हमारी बनी रहेगी कि 25 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मुलाकात में क्या होता है। लेकिन 25 के पहले आज 23 मार्च की संध्या इफ्तार भी तो है, कल भी दावते इफ्तार भी तो है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। यानी राजनीतिक हलचल बिहार में अब जैसे जैसे चुनाव आएगा बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच गोपालगंज के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। चर्चा जो सुनी जा रही है वो ये है कि गृह मंत्री ही नहीं बल्कि गोपालगंज के बगल में यानी गोरखपुर से आने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संभवतः हो सकते हैं। कंफर्मेशन अभी नहीं है, देखते जाइए कि सियासत किस रूप में शक्ल लेती है। फिलहाल बिहार में राजनीति अभी फुल स्विंग पर चल रही है, देखते जाइए। पहली बानगी आज और कल दिखेगी। आज के लिए इतना ही। ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।